विष्णु जी नमस्कार। आप हमारे रिकॉर्ड के लिए अपना नाम और अपनी संस्था का नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु शुक्ला है और मैं निर्माण मजदूरों की एक राष्ट्रीय यूनियन है निर्माण मजदूर पंचायत संगम, उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। बहुत शुक्रिया विष्णु जी। विष्णु जी अब आप ये बताएं कि आपने काम कहाँ से शुरू किया और आप लेबर स्ट्रगल में कैसे इंक्लूड हुए। जब मैं ऐसे पीछे देखता हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ ज़्यादा पीछे जा कर के, तो मुझे लगता है कि मैं जब छात्र था और उस समय जेपी आंदोलन ने बल पकड़ा और मैं चूँकि ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय बीएससी का छात्र था। मुझे लगा कि बहुत कुछ सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, तो मैं उस छात्र आंदोलन से जुड़ गया। और छोटा सा एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, ज़िला जालौन, उसमें मैं जिला छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का ज़िले का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वहाँ से मेरे जो ये बिना जाने समझे सिर्फ ये कि ये सही है और ये गलत है, बिना किसी पॉलिटिकल कॉन्शस के मैं संघर्ष से जुड़ गया। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर मैं गिरफ़्तार भी हुआ। गिरफ़्तार होने के बाद में किसी तरीके से मुझे छुड़ाया गया और फिर मुझे वो ज़िला छोड़ कर के कानपुर आना पड़ा अपने आगे की पढ़ाई के लिए। यहाँ आकर के मुझे चूँकि रोजी रोटी की अभी ज़रूरत थी, तो मैंने एक कारखाने में जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड थी, उसकी एक यूनिट थी जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें काम किया। उसके बंद होने पे मेरे जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड में काम करने लगा, एक साधारण क्लर्क की हैसियत से। तो साधारण आपके शब्दों में हमारे लिए असाधारण चीज़ है ये। अब लेबर राइट्स में जो आपका जो संघर्ष रहा है वो कब और कहाँ से शुरू हुआ और उसमें कितने पड़ाव आए, हमें उसके बारे में ज़रा बताएं। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे खुद के लिए भी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो ये कि जब टेक्सटाइल मिलें वास्तव में हिंदुस्तान में एक टेक्सटाइल पॉलिसी लाई गई थी और उस टेक्सटाइल पॉलिसी के नाते तमाम जो हिंदुस्तान भर में टेक्सटाइल मिले हैं उनका नवीनीकरण किया जाना था। और उसका मकसद नवीनीकरण से अभिप्राय ये था कि बड़े पैमाने पर छटनियाँ होनी थी, नई मशीनें लगाई जानी थी और जिससे सीधे तौर पे मालिकों का फ़ायदा होना था और मज़दूरों की छटनी होनी थी। जब ये चीज़ लोगों के सामने रखी गई तो लोगों को शायद उस तरीके से हम नहीं समझा पाए और लोगों को सिर्फ ये लगा कि क्योंकि लोगों की तनख्वाहें मिल रही थी और एक पैकेज के नाम पे, वीआरएस के नाम पे इस तरीके से लोगों को लुभाया जा रहा था कि लोग अपनी तरफ से नौकरियां छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा वो हुआ। और ये दूसरा जो इसका पहलू था वो ये था कि जो नई मशीनें लगाई गई उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ाया गया। वर्कलोड बढ़ाए जाने से जो लोग काम कर रहे थे उनको लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ और उन लोगों ने विद्रोह किया और इसके लिए एक केस चला कानपुर में। और वो जो केस चला वो कॉमनली इट इज़ नोन एज के पांडे अवार्ड। के पांडे वाज द जज हु हैज़ पास द अवार्ड। तो उन्होंने वो अवार्ड दिया और उस अवार्ड के हिसाब से वर्कलोड बढ़ाया जाना था। ये बढ़ाए जाने की बात आई, उससे समूचे कानपुर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके वर्कर्स यूनाइट हुए, एम्प्लॉयर दूसरी तरफ यूनाइट हुए और उसके बाद सीधी जंग शुरू हो गई। वर्कर्स ने एक रेल जाम का काम किया नवासी में और नवासी में 5 दिन तक रेल का चक्का जाम किया। दिल्ली हावड़ा रूट पे जो कानपुर के जरीब चौकी का हिस्सा है वहाँ पे जाम किया और फाइनली सरकार को वो के पांडे अवार्ड वापस लेना पड़ा। तो 1989 का आपने ये वाक़या बताया, उसके बाद आप जैसे कानपुर को जाना भी जाता है इंडस्ट्री हब और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपके विद्रोह के बाद 1989 में क्या कुछ ऐसे चेंजेस आए सिस्टम में या आपको ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक तरफ जब हम जीत का जश्न मना रहे थे तो उसी समय मालिकों ने अपनी एक सोची समझी साजिश के तहत जेके कॉटन स्पिनिंग वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड जो थी, जिसमें कि मैं एक साधारण क्लर्क था, दूसरी मिलों के साथ साथ
वहाँ पे तालाबंदी डिक्लेयर कर दी 15 मई 89 से, और वो मुझे ख़राब लगा। मैंने उसके लिए मज़दूरों के साथ खड़े होने का फ़ैसला लिया। मालिकों ने मुझे प्रलोभन दिया कि हम तुमको कहीं दूसरी यूनिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें लेबर अफ़सर बना देते हैं, हमें लॉ की जानकारी है। उन्होंने कहा कि दादरी में हमारी जेके फाइल्स करके कारखाना है, वहाँ पे हम तुमको बंगला देंगे, कार देंगे, सब इस तरीके से देंगे। पर वो मुझे उस समय बिल्कुल पूरी तरीके से ये लगा कि जो सच और झूठ की लड़ाई है, जो अधिकार और लालच की लड़ाई है, उसके बीच की लड़ाई में मुझे चुनना है, और मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हो गया। और फाइनली मुझे 1 फरवरी 1990 को नौकरी से निकाल दिया गया। तो जैसा आपने बताया कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से मैनेजमेंट ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, जिसको तोड़ना ही कहना बिल्कुल, चाहें। बिल्कुल। तो आप जेके से निकलने के बाद फिर आपका कैसा रहा? संघर्ष आके का सफ़र आपने कैसे तय करा? हाँ, बड़ा मज़ेदार रहा। मेरे मित्रों ने, मेरे रिश्तेदारों ने सबसे मुझे दूरी बनाई। सबसे पहला काम लोगों ने ये किया, और लोगों को लगा कि अब कहीं इसके साथ खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि 10-20 रुपए ये मांगे, और इनके सामने समस्याएं हैं, इनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे, और उनके पालने की चुनौती थी। तो और विडंबना एक और ये थी कि मेरा भाई भी जेके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, और उसको, हम लोग संयुक्त परिवार से थे, और उसको 2 दिन के अंदर 5 चार्जशीट दे दी गई। तो उसकी भी नौकरी का संकट पैदा हो गया। मेरे पिताजी रिटायर होकर के मेरे साथ कानपुर में रहने लगे थे। हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे, और हमारे मकान मालिक ने कहा कि तुम तत्काल अब मेरा घर खाली कर दो। मैंने कहा भाई 2-3 महीने के लिए समय दें, मैं खाली कर दूंगा आपका मकान। लेकिन उनका ये कहना था कि हम 2-3 महीने का तुम्हें किराया दे देंगे, लेकिन तुम मकान अभी खाली कर दो। तो बहुत अजीब-ओ-गरीब सा दौर था, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन फिर ये था कि इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। मालिकों के सामने जा कर के गिड़गिड़ा नहीं सकते थे। मैंने अपने भाई को समझाया कि किसी भी तरीके से तुम अपनी नौकरी फिर से हासिल करो, और मालिकों से कहो जाके कि मेरा अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रह गया है। ये मैं कहूँगा कि मेरा भाई थोड़ा-सा मजबूत है, लेकिन उस दिन पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया, और उसने मेरी बात मान करके और वहाँ फिर से ज्वाइन कर लिया। थोड़ा पिताजी की पेंशन मिल रही थी, थोड़ा भाई की तनख्वाह मिल रही थी, और मैंने भी अपने जो तमाम तरीके के खर्चे थे, स्कूटर से चलना बंद करके साइकिल से चलना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके फिर मैंने 2-1 जगह ट्यूशन भी पढ़ाई। पत्नी को भी इस बात के लिए मोटिवेट किया कि वो कुछ पड़ोस मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाएं, और उससे जो है जो कुछ पैसा मिला तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बंदोबस्त किया। ऐसे करके वो दिन काटे हमने। तो तो जैसा आपने बताया, एक लेबर मूवमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा फेरबदल आ गया। तो क्या आप उसके बाद रुके लेबर स्ट्रगल के लिए, नहीं, या बिल्कुल नहीं। मुझे इस लगा कि अब जो है ये दौर आ गया है कि जहाँ मुझे ये बिल्कुल सीधे तौर पे साफ दिखाई पड़ने लगा था कि ये किस तरीके से चालाकी के साथ पूंजीपति शिकार बनाते हैं। और चूंकि मैंने देखा बहुत सीधे तरीके से सीटू से लेके एटैक, इंटैक, एचएमएस, बीएमएस सारे नेताओं को मैंने देखा कि किस तरीके से मालिकों के इशारों पे काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि मैं किस तरीके से आंदोलन में अछूत सा हो जाऊं। मेरे ऊपर ये चार्जेस लगाए गए कि मैं नक्सलाइट हूं, मेरे झोले में एक बम रहता है, मैं वो फेंक दूंगा, मेरे मजदूर फंस जाएंगे। अनर्गल आरोप लगाए गए। लेकिन जितने आरोप लग रहे थे उससे ज़्यादा जो है मेरा इरादा मजबूत होता जा रहा था, और ये लग रहा था कि नहीं, अब हमें जो है बड़े पैमाने पे मज़दूरों को संगठित करके और ये बात जागरूकता के साथ लानी है कि नेता भी बहुत ईमानदारी के साथ उनके साथ नहीं खड़े हैं, और मालिक तो पहले से ही उनके साथ बदमाशी कर रहा है। तो ये करते हुए लड़ाई संघर्ष की आगे बढ़ी, और उसी दरमियान हम चूँकि टेक्सटाइल मिलों में बड़े पैमाने पे ठेके मजदूर काम कर रहे थे, उनके साथ जुड़े, और वहाँ पर ठेका मजदूरों को संगठित करके जो एनटीसी बीआईसी की मिलें थी, वहाँ पर ठेका प्रथा एबोलिशन के तहत हमने एक शासनादेश जारी करवाया, नोटिफिकेशन आया, और वहाँ पर इंजीनियरिंग में और टेक्सटाइल में
ठेका प्रथा निषिद्ध हो गई तो बड़े पैमाने पे ठेके के लोग हमारे साथ जुड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर में एक हिंदुस्तान का बड़ा संस्थान है आईआईटी कानपुर, वहाँ पर ठेके के निर्माण मजदूर काम करते थे और उन लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलती थी। तो आईआईटी के कुछ वॉलंटियर्स ने, कुछ लोगों ने हमको संपर्क किया कि भाई तुम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हो और ज़रा इन लोगों को देखो, यहाँ तो मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर के मुझे हर तरीके का संघर्ष करना पड़ा और फाइनली हम वहाँ के लोगों को मिनिमम वेजेस दिलवाने में कामयाब हुए। बहुत बेहतर, बहुत बहुत उम्दा आपने ये कहानी बताई। तो ये मिनिमम वेजेस की लड़ाई के बाद अब अभी वास्तव में आपकी लड़ाई किस ओर जा रही है और आपको वास्तव जो अभी अपना एक माहौल बना हुआ है, हमारा राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, आप उसके बारे में अपनी राय बताएं हमको। देखिए, एक बार राम मनोहर लोहिया जी से लोगों ने ये सवाल किया था कि आप हर समय जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, आप जो है सरकार में बैठे दूसरे और लोग हैं उनकी कभी आलोचना नहीं करते हैं। और उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया था कि देश की जनता जवाहरलाल को अपना नेता मानती है, राम मनोहर लोहिया को नहीं मानती है। मेरा भी ये मानना रहा कि चूँकि सत्ता में बैठे लोग, जो गवर्नेंस में बैठे लोग हैं, वो लोग अगर ठीक से हो जाएं तो फिर चीज़ें अपने आप सुधरने लगेगी। और इसके मोटा सा अगर एक उदाहरण देखें, इसी मशीनरी में, इसी तंत्र में सेशन जैसा अधिकारी जब चुनाव आयुक्त बनाया जाता है तो ईमानदारी के साथ चुनाव होते हैं, इसी मशीनरी को ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। तो बात ये नहीं है कि लोग बेईमान हैं या बेईमानी से ही काम करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ऊपर बैठा शख्स उनसे बेईमानी करने के लिए कह रहा है, इसलिए लोग बेईमानी कर रहे हैं। और ये एक ज़रूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अगर वो हो तो हमारे लगता है कि तंत्र में बदलाव आएगा। और चूँकि आज हमारे सत्ता तंत्र में बैठे लोग कॉरपोरेट्स के हाथों में खेल रहे हैं और लगातार इसके लिए वो ऐसी साजिशें कर रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, वर्किंग क्लास को उन्होंने वर्किंग क्लास नहीं रहने दिया। उन्होंने उसको पहले पूरब और सेंट्रल यूपी में बांटा, मराठी और भैया लोगों में बांटा, हिंदू और मुसलमान में बांटा, सवर्ण और हरिजन में बांटा। इस तरीके से इतने डिवीज़न कर डाले दलितों में, इसमें कि वर्किंग क्लास नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो असल चीज़ तो ये है कि हमारी सामने आज की तारीख में चुनौती ये आ गई कि हम कैसे वर्किंग क्लास को फिर से जो है ये बता सकें कि भैया ना तुम हिंदू हो, ना तुम मुसलमान हो, और तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो वो बिल्कुल बने रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एक मेहनत कश वर्ग के व्यक्ति हो और तुम्हारे पास मेहनत ही एक ऐसी दौलत है जिससे तुम अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हो। तो उस गरज से मुझे हर लगभग संघर्ष में कानपुर में, वो सीए का हो, एनआरसी का हो, वो फार्मर्स का हो, वो दूसरे बिजली और पानी के जो मुद्दे हैं, इन सब के जो संघर्ष होते हैं, उन सब में लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ जुड़ूं और उनके साथ संघर्ष करूं। थोड़ा मेरे साथ, चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, उससे लोगों को ये मुझे तालमेल बैठाने में सुविधा रहती है कि वो लोग मुझे नेता ना मान के मुझे अपने बीच का आदमी मानते हैं, तो मेरे साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। ये ज़रूर मैं लोगों की सज्जनता कहूँगा, उनका भोलापन कहूँगा, उनकी एक आज के दौर में जहाँ इतना छल प्रपंच है, उसमें इतने इनोसेंट लोग मिल रहे हैं, ये उनके साथ बैठ के बात करने में, उनके साथ बैठ के रोटी खाने में, उनके साथ कहीं जाने में, कहीं प्रदर्शन करने में, आप सोच सकते हैं मुझे जिस समय पुलिस और डीएम ये सब लोग गिरफ्तार करने के लिए आए तो लगभग 5000 महिलाओं ने मुझे घेर लिया कि देखें तुम कैसे इसको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हो। और वो ताकत है हमको देती है जिससे कि बदौलत हम संघर्ष कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं मज़दूरों के मुकदमे लड़ता हूँ, उससे मेरी रोजी रोटी चल जाती है। और थोड़ा सा मुझे मज़दूरों का कानून इतना आता है कि जैसे लोग कहते हैं ना, अन्नों में खाना राजा,
तो मैं उस तरीके से, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, यूपी के लोग, वो इतना जानते हैं कि विष्णु अगर कोई केस कर रहे हैं तो मजबूती से कर रहे हैं। उसके असफलता का प्रतिशत 5 है, सफलता का प्रतिशत 95 है। तो मेरे पास लोग भी ज़्यादा आते हैं, महत्वपूर्ण मुकदमे भी हैं। मैं दाल रोटी आज की तारीख में तो कमा लेता हूँ। तो इस तरीके से अब बाकी का जो जीवन मैंने जो संघर्ष किया, उसकी बदौलत मेरे बच्चे आज ठीक से पढ़ गए, सेटल हो गए। बच्चे पढ़ने में ठीक थे, सरकारी स्कूलों में पढ़े, उनकी मुझे फ़ीस नहीं देनी पड़ी, उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, उनके पढ़ाई का बोझा मेरे सर पे नहीं रहा। और मैं आज की तारीख में कुछ ठीक से कर पाया। ये मैं बहुत बड़ी उस सोसाइटी की अपने आप के ऊपर कर्जा मानता हूँ। तो मैं अपना बाकी का जीवन, अगर मेरा रोना भी जो है सोसाइटी के काम में आ जाए, तो मैं उसके लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझूँगा। बहुत बाकी का जीवन मैं पूरी तरीके से, चाहे वो वर्किंग क्लास के लोग हों, चाहे वो सामान्य CA NRC के पीड़ित हों, पुलिस प्रताड़ना के शिकार लोग हों, किसान हों, मजदूर हों, उनके साथ ही मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। और ये मेरा जो जीवन है, अब ये बोनस है। मेरे पास पत्नी है नहीं, बच्चे मेरे सेटल हो चुके हैं। कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि जिसको लेकर के मैं अगर जेल में बंद कर दिया जाऊंगा या मैं मार दिया जाऊंगा तो मुझे कोई अफसोस रहेगा। ऐसा कोई अब अध्याय अपने जीवन में नहीं है। मैं लगभग जो है एक सेटिस्फैक्ट्री एंड पे हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका विष्णु जी। पीपल्स पर्सन जिसको कहते हैं आप, बेशक वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।